हेलो, माय नेम इज योगेश उनियाल। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस हिस्ट्री पेपर के बारे में। सीडीएस के जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के सीडीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो सीडीएस के इस बार हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। 3-4 क्वेश्चन तो काफ़ी टफ थे जो डायरेक्टली जो किताब आया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किताब है प्राचीन भारत का इतिहास और नवीन सर्वेक्षण, पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है। उपेंद्र सिंह से भी काफ़ी कुछ इसमें ली गई है और काफ़ी विभिन्न किताबों से इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। इसको आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो या तो आप उपेंद्र सिंह रख सकते हो, पर कोई भी सीरियस का बच्चा इतनी बड़ी किताब पढ़ेगा नहीं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी किताब पढ़ेगा और फिर जाके यहाँ पर क्वेश्चन करेगा सॉल्व, तो उसके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ से उसे करनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा है, डायरेक्टली किताब से आया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे एक मेसोलिथिक एज का क्वेश्चन बना था यहाँ पर। मेसोलिथिक पीरियड का मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। अलेक्जेंडर बर्न्स नाम से यहाँ पर उसने डाला था कि मेसोलिथिक एज की उसने खोज की थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सीएल कार्लाइल, यहाँ पर देखिए ये जो कार्लाइल था, कार्लाइल ने यहाँ पर मेसोलिथिक एज की खोज करी थी और वहीं उसे पहले मिर्जापुर में पहली बार मिला गया था। इसी मिर्जापुर की जगह उसने यहाँ पर डाल दिया था, अलेक्जेंडर बर्न्स का नाम डाल दिया था कि उसने यहाँ पर खोज करी थी। यही यहाँ पर पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर उसने पॉइंट डाला था कि भीमबेटका जो पेंटिंग्स है, भीमबेटका पेंटिंग जो है वीएस वाकनकर ने इसकी खोज करी थी, जो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। भीमबेटका पेंटिंग्स की खोज जो है वीएस वाकणकर ने करी थी। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर दिया है, पर ये देखिए ये जो किताब है इसको पढ़ने के लिए अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत हिस्ट्री ऑप्शनल वाली किताब है। कोई ऐसी किताब नहीं है कि प्री लेवल की किताब हो या प्री यूपीएससी प्री लेवल की किताब हो। हिस्ट्री ऑप्शनल में भी इसको किताब का यूज़ होता है और बहुत ही डेप्थ किताब है और बहुत ज़्यादा नेट वगैरह के लिए यूज़ होती है किताब, और उपेंद्र सिंह भी ऐसी। तो अब डायरेक्टली इन किताबों से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो डिस्कशन कर लेते हैं एक बार कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ देखिए इसमें अशोक के पिलर से क्वेश्चन बना था उसने, डायरेक्टली यहाँ पर अशोक के पिलर से क्वेश्चन बना दिया गया था। अशोक के पिलर से क्वेश्चन बड़ा टफ था। मैं इस मानता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चन का कैसा सॉल्यूशन होगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे कि मान लीजिए ये अशोक का पिलर है, ये आप शेर मान सकते हो इसको, और ये 3 शेर आगे की तरफ है और चौथा शेर जो है पीछे की तरफ है। तो उसने क्वेश्चन बनाया था कि भाई जो ये पिलर है इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, जो टॉल होती है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा उसने यहाँ पर क्या बनाया था, एबेकस से बनाया था। पहली बात तो अगर तुम्हें पिलर भी याद है, मतलब अगर आप ये देखते हो कि भाई हमें याद है कि अशोक का पिलर ये है और उसका जो आर्ट है वो किस तरह से बनता था, क्या बनता था, वो याद भी है, फिर भी आपको एबेकस नहीं पता होता कि भाई एबेकस कौन सा वाला पॉइंट है, तो इसलिए भी टफ है, क्योंकि इसकी भाषा जो है भाषा बहुत ज़्यादा टफ थी। अब देखिए एबेकस से उसने पूछा है, ठीक है, और ये उसने एक थर्ड वाला जो पॉइंट बनाया था उसने ये बनाया था कि भाई उल्टा जो है लोटस की तरह है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियंस अगर मतलब हम भारत के पिलर की बात करें, अशोक के पिलर की बात करें तो ऐसा है। वहीं अगर आप बात करोगे ग्रीक की बात करोगे या उधर के जो पिलर्स की बात करोगे ईरान की, तो वहां पर क्या होता है, यही जो चीज होती है ना, ये उल्टा जो लोटस है वो यहाँ डाउन में होता है। पहला तो डिफरेंस ही होता है, डिफरेंस ये है। दूसरा ये है कि भाई ये उल्टे कमल की तरह दिखाई देता है, जो बिल्कुल सही है, ये थर्ड वाला पॉइंट बिल्कुल सही था। दूसरा की टॉल है वो तो बिल्कुल सही था। अब उसने कहा कि ये जो एबेकस है ना, एबेकस इसके ऊपर पेंटिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, बट आप देखोगे ये जो यही जो चीज है, ये यहीं पर आपके पास जो है आपके पास लाइन मिल जाएगा, आपके पास सांड मिल जाएगा आपके पास। तो ये जो पेंटिंग्स हैं यहाँ एबेकस में होती हैं, पर उसने डिनाई कर दिया, इसलिए सेकंड पॉइंट गलत था और 1 और 3 इसको सही हो जाता। पर देखिए इतना डेप्थ जो है उसको पिलर को यो याद करेगा, फिर एबेकस को भी टॉपिक करेगा, इसलिए क्वेश्चन हार्ड था। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली उपेंद्र सिंह में भी मिल जाएगा आपको और पप्पू सिंह प्रजापति में मिल जाएगा, क्यों क्वेश्चन के, और ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन का पूरा पिलर फॉर्म में फॉर्मेशन दे रखी है और उसी के ऊपर उसने बात करी है। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली हार्ड था, हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए क्योंकि इसकी एक तो भाषा नहीं समझ आएगी और दूसरा ये पता होना चाहिए, पूरे को याद होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको उपेंद्र सिंह मिल जाएगा, पप्पू सिंह प्रजापति, एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शंकर वेदांत से बनाया था उसने, शंकर वेदांत से बनाया था डायरेक्टली है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकर वेदांत ने देखा, अद्वैत वेदांत की परिकल्पना शंकर ने की थी और माधव का द्वैता। देखो माधव जो है वो वैष्णव को ही फॉलो करते हैं और विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का भी था।
तो उन्हीं के बाद ये फॉलो कर रहे थे माधव, तो उसका द्वैता था। तो ये दोनों क्या है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर इसके सही हो जाने हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा उसने दिया, देखो एक तो ये है कि आप कोई भी आप जब हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं मानना है कि भाई सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई आएंगी, आपको लॉजिक से चलना पड़ेगा। लॉजिक के बिना पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, सिंपल सी बात है, इतना कोई याद नहीं कर पाएगा और इतना कोई समझ भी नहीं पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा से उसने क्वेश्चन बनाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा से कि भाई उसने पूछा था कि भाई मेनली उसका ये पूछने रहा था कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा कब हुआ था। अब देखो लॉजिकली उसने तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए थे, एक तो 1919 दिया था, 1947 दिया था, 1921 और डांडी दिया था। अब देखिए 1947 का कोई मतलब नहीं है, चरखा क्यों बांटा गया होगा, चरखा इसीलिए बांटा गया क्योंकि भाई आप आंदोलन कर रहे हो, असहयोग आंदोलन कर रहे हो और उसमें आपको चाहिए भैया स्वदेशी माल अपनाना है आपको, तो उसी में देखो ये देखो 1990 का कुछ मतलब नहीं है, रॉलेट वगैरह का है। डांडी का, अब देखो डांडी और 1921 था, अब डांडी में भी हो सकता है क्योंकि सिविल डिसऑर्डरेंस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें और 1921, अब देखो उससे पहले आपको पता है कि डांडी से पहले यहाँ पर असहयोग हो चुका था, तो 1921 इसका आंसर होता है। 1921 में इस कमेटी का हो गया था, चरखा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अब ये वाला भी आसान क्वेश्चन था कि भाई उसने टर्म पूछ लिया था कि भाई ऋग्वेद के अंदर जो है वो अनाज को क्या कहते थे। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला था, उसने गौधूम भी दे रखा है और विरही भी दे रखा है। देखो गौधूम होता है गेहूं और विरही होता है आपके पास चावल, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आदमी यही बोलेगा अनाज मतलब गौधूम और भाई चावल और ये, पर उसने यहाँ पर ऋग्वेद लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक हो जाता ना अगर, तो उत्तर वैदिक में तो बिल्कुल सही हो जाता है कि भाई उत्तर वैदिक में तो चलो ये हो गया, और उसने ऋग्वेद लिखा है। ऋग्वेद में क्या है कि यव और धान्य, क्योंकि देखो ऋग्वेद में अगर हम देखें तो मेनली जौ के बारे में सबसे ज्यादा कहा गया है, और जौ मनी क्या होता है, यव होता है, तो ये इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाता। फिर उसने एक वीडियोस पे बनाया था मॉडर्न का कि भाई उसने एक क्वेश्चन बनाया था, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अपोज करा था, जो बिल्कुल सही है, तो थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ से उसने परशुराम भाव को बनाया था और राजा सवाई जयसिंह से बनाया था। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आदमी इसमें ऑप्शन में खेलता है, जैसे राजा सवाई सिंह जयसिंह के बारे में तो कोई भी मान लेता है, उसने रिमैरिज को कराया, पर यहाँ पर परशुराम भाव जो है ये बिल्कुल मराठा के अंदर से उसने घुस के बना रखा है। तो इतने में ये नहीं होता, इसमें यही होता है कि आदमी का जो उस समय का दिमाग चल रहा है कि क्या, तो इसमें तीनों आंसर सही थे। उस समय का यह है कि लॉजिकली जो थोड़ा बहुत करेगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ याद करके निकलेगा, भाई आपको लॉजिकली भी चलना पड़ेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन उसने ऑप्शन में देखना है कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, और तीनों इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही थे, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल निकल गया, तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अब शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा था, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन अष्टप्रधान, भाई शिवाजी के 8 अष्टप्रधान थे, पेशवा था, बाकीनिस था, दबीर था, सुमंत था, पंडित राम था, न्यायाधीश था, है ना, सराय वाकेनिस था, सरोनिस था। तो ये जो सारी चीजें अष्टप्रधान थे उसके, उसको उसने क्वेश्चन बनाया और मराठी लैंग्वेज में बनाया। तो देखो अष्टप्रधान तो उसका शिवाजी का था ही और मराठी लैंग्वेज भी था ही, तो उसने चेंज करा था पर्शियन की जगह पर। तो दोनों यहाँ पर क्वेश्चन इसके राइट हो जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन किसमें थे, सीडीएस के क्वेश्चन ज्यादातर जो थे वो बिल्कुल लॉजिकली थे, मतलब आदमी रट के नहीं कर सकता उस क्वेश्चन को, उसमें थोड़ा लॉजिक लगाएगा ना तो काफी ज्यादा सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, लॉजिकली ज्यादा क्वेश्चन थे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, उसके बाद ये मेसोलिथिक पीरियड वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको किताब में बताया, एंशिएंट के लिए ना मैंने एक पैटर्न देखा है, एंशिएंट के लिए ना, एंशिएंट इंडिया के लिए जो है वो उपेंद्र सिंह, एंशिएंट इंडिया के लिए उपेंद्र सिंह की किताब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, या कोई भी लेवल का पेपर हो, उपेंद्र सिंह, और ये ट्रेंड रहा है उपेंद्र सिंह से। देखो उपेंद्र सिंह एक ऐसी किताब है जो फैक्चुअल तो है ही, पर वो बहुत डेप्थ है, और डेप्थ का मतलब ये है कि उसमें आपको रिक्वायरमेंट अलग अलग है बच्चे की रिक्वायरमेंट के साथ। अब जो बंदा फैक्चुअल ढूंढ रहा है तो फैक्ट पढ़ लेगा, जो बंदा इसके अंदर कंसेप्ट ढूंढ रहा है तो बहुत डेप्थ कंसेप्ट है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। पर वही बात है कि उपेंद्र सिंह जैसी बुक को पढ़ना या पप्पू प्रजापत जैसी बुक को पढ़ना क्या इसके लिए सीधे जैसे पेपर के लिए न्याय उचित होगा? भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इतना कौन पढ़ेगा इतनी बड़ी किताब सिर्फ हिस्ट्री क्वेश्चन। और हिस्ट्री की क्वालिटी देखो इस बार 22 क्वेश्चन जो है सीडीएस के अंदर इसमें पूछे गए, 22 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है भाई, 22 क्वेश्चन कोई 18 भी बना दे तो बहुत बड़ी बात है। तो एंशिएंट के लिए जो पैटर्न है, और मैं इस चैनल में उपेंद्र सिंह और पप्पू सिंह प्रजापत पूरी इसमें करवाने वाला हूँ, पूरी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो देखो यही बात अलेक्जेंडर बर्न्स। अब देखो इसमें क्या है ना, अगर आप इसमें लॉजिकली अगर मेसोलिथिक वाले में कोई चलता तो उसको पता है कि भैया जैसे पहले वाले में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से खोज लिया तो वो कौन सा पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण का काल लाइन, ऐसे ही हर एक एज का है। तो उसने यहाँ पर यही पॉइंट डाल दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये देखो भीमबेटकर रॉक पेंटिंग फाउंड बाय वीएस मनकर, ये डायरेक्ट लाइन उसने ऑपोजिट प्रजापत से दी है, तो यहाँ पर देखो लाइन टू लाइन दी है। अब सेकंड वाला तो ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो गया, सेकंड वाला से। अब द पेंटिंग एंड एवरीथिंग डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम सेल्टर इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर पूछा और डू नॉट एग्जिस्ट पूछा है, तो ज्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चन ना डू नॉट वाले ये वाला गलत, तो ये वैसे गलत है, ये एमर्जिंग है दोनों साथ साथ में, उसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी टफ है, मेसोलिथिक वाला, ये अशोकन वाला बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि
भाई बंदे की सोच कभी जाएगी नहीं इतना। अब जैसे मान लो उसने कार्लाइल का नाम सुना है, तो एक बारी के लिए वो सोच भी सकता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये किंजन किली पूछा उसने, किंजल किली पूछा है, तो किंजल किली का मतलब क्या है। अब देखो डायरेक्टली मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। किंजन किली के बारे में 4-5 ऑप्शन उसने दे रखे थे, ठीक है। अब नाम तो हमने और उसने बुद्ध के पेंटिंग से पूछा, मतलब ना ये जो उसने पूछा है बुद्धिज्म वाले सेक्ट से पूछा है कि जैसे कि मतलब कोई आपने देखा होगा कि जैसे कि स्तूप है या उसके अंदर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसमें पेंटिंग हुई है, कहीं पे तोरण द्वार बना हुआ है, कहीं पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, कहीं पे साल भंजिका बनी हुई है, कहीं पे छोटे बौने बने हुए हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी है इन चीज़ों में। उसी में से उसने एक टर्म उठा दिया किंजन के लिए। अब आदमी को ये मिलेगा ही नहीं। इसमें क्या है, इसका जो आंसर होगा अ गार्लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ लोटस फ्लावर। क्यों, देखो इसका लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक, अगर किसी ने इस क्वेश्चन को इस लॉजिक से बनाया होगा तो, क्योंकि अब इंडियन के लिए का एक ऑप्शन को टिक करने का इसलिए मैंने इसको भी टिक करा, या कोई भी व्यक्ति को टिक कर सकता था, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर, ये बुद्ध के अंदर लोटस का अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि लोटस क्या है कि भैया कहते हैं कि भाई जब वो जन्म हुआ था बुद्ध का, तो फिर पंखुड़ियां बिछ गई थी, कमल बिछ गए थे, और कमल जैसे कमल है, जैसे सफेद हाथी है, जैसे घोड़ा है, जैसे ऐसे कुछ चिन्ह हैं जो बुद्ध के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए लोटस फ्लावर की तरफ आदमी का ध्यान जाएगा, और ये लॉजिकली क्वेश्चन बन सकता था। एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल पूछा हुआ था, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ऐसे था कि 3-4 इवेंट पूछे हुए थे, और वो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये इजी था। अब देखिए यहाँ पर मेटल से पूछा था कि मेटल कास्टिंग स्किल के बारे में। मेटल कास्टिंग स्किल मध्यकाल में एक ही के पास है, अहोम के बाद, जिसमें औरंगजेब भी लड़ने गया था अहोम असम वाले एरिया से, और वहाँ पर उनके पास काफी अच्छी मेटल कास्टिंग स्किल थी, जो अहोम इसका आंसर होता। एक 1400 उसने पूछा, 16 का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 16 में उसने पूछा होता, पहली बार पूछी हुई थी कि उसने भाई 2 स्टेटमेंट दे रखे थे। एक 16 का स्टेटमेंट ये दे रखा था कि भाई उनके जो वो है पेंटिंग्स हैं, उनके अंदर उसके काफी अच्छा उन्होंने मेटल की पेंटिंग्स बनाई थी। देखो आप तंजावुर देख लीजिए, तंजावुर के अंदर भी देखिए, जैसे त्रिपुराकांत की प्रतिमा है, नटराज की प्रतिमा है, नटराज की शिव की प्रतिमा किसके टाइम पे, चोला पे। तो चोला के टाइम पे मेटल का काफी अच्छा काम हो रहा था। और दूसरा उसने स्टेटमेंट बनाया था कि भाई जो मेटल है और जो उन्होंने पत्थर की बनाई, क्या वो सिमिलर था, बिल्कुल सिमिलर था, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर इसको सही एग्जाम थे। आप लॉजिकली भी जाओगे भाई, तो आपको लग रहा था कि दोनों बिल्कुल करेक्ट ही होने चाहिए, और बिल्कुल से दोनों सही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था अंतरिया से क्वेश्चन पूछा होगा। अंतरिया क्या है कि जैसे परिधान के ऊपर से क्वेश्चन पूछा उसने कि भाई पहले कैसे कौन से कपड़े पहनते थे, फिर कौन से कपड़े पहनते थे, फिर कौन से कपड़े पहनते थे, उसी में से अंतरिया है। मॉडर्न टाइम के अंदर जो है ये पहना जाता था, ठीक है। और ये क्या होता था कि भाई अनस्टिच लेंथ ऑफ क्लोथ ड्रॉप्ड अराउंड द बॉडी, ठीक है। एक मतलब ऐसा एक ढीला सा वह छोड़ दिया जाता था, ठीक है। अंतरिया है, ऐसे फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे परिधान में बदला, तो वहां से क्वेश्चन पूछा था। ये भी मतलब अगर कोई पढ़ता तो उसके अंतरिया, अंतरिया मतलब कोई अंतर का ही अंग है, कुछ ऐसे करके लॉजिकली इसको बना सकता था, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाया था उत्पल डायनेस्टी, कश्मीर से क्वेश्चन बनाया था, उत्पल डायनेस्टी कश्मीर से क्वेश्चन बनाया था कि भाई क्या था। अब देखो उसमें अवंती वर्मा का नाम कश्मीर में सबने सुना ही है भाई, अवंती वर्मा। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट अवंती वर्मा से दिया था, बिल्कुल सही है। दूसरा उसने दिया था सूर्या मिनिस्टर से, जो बिल्कुल सही है, उसका मिनिस्टर था। और यहाँ से ज्यादातर स्टेटमेंट देखोगे ना आप, तो इस बार कैसे कि 1 और 2 के स्टेटमेंट में है, और 1 और 2 दोनों ही सही हो रहे हैं। इस लॉजिक से भी आप देखोगे तो 1 और 2 ज्यादा कर, पर अब जैसे यहीं पर है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर उसने 3 स्टेटमेंट देखे जिसमें दो ही सही है। तो मतलब क्वेश्चन सारा पढ़ के नहीं होगा, लॉजिकली अगर आपको कुछ चीजें पता है तो फिर आप उसको लगा कर ही सॉल्व कर पाओगे, वरना तो एकदम से नहीं आने वाला है। ये तो बड़ा इजी नहीं, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। इसमें क्या पूछा था कि भाई एक तो उसने समाहर्ता पूछा था, एक उसने द्वारिक पूछा था, एक उसने अष्टपटल पूछा था, एक उसने संविधाता पूछा था। देखो समाहर्ता पता है, ये राजस्व विभाग से समाहर्ता का जो है वो है, राजस्व विभाग से समाहर्ता कौन से किस टाइम पे पूछ रहा है समाहर्ता वगैरह। मॉडर्न मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, तो कोई भी जगह मिल जाएगा आपको कि समाहर्ता जो है राजस्व विभाग में। द्वारिक जो है एक बड़ा मिनिस्टर होता था, यही गलत दे रखा था उसने, ठीक है। अष्टपटल जो है लेखा झोंका वगैरह रखते थे वो लोग था। संविधाता कोषाध्यक्ष, ठीक है। कोषाध्यक्ष अलग है, कोष को जो संभालने वाला है वो कोषाध्यक्ष है, उसको वो संविधाता है। पर जो समाहर्ता है वो राजस्व। जैसे कि अगर मेरे पास कोई पैसा ला के रख रहा है, तो मेरे पास ट्रेजर जो है मेरे पास, उसका जो मालिक हूँ मैं हूँ संविधाता। अगर मैं राजस्व ले रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ, तो मैं हूँ समाहर्ता। तो यही फर्क था उसमें। ये भी क्वेश्चन इजी था, अगर थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी होगी तो ये भी बन जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जो लॉजिकली मैं देखता हूँ कि लॉजिकली बन जाता है। जैसे डलहौजी क्वेश्चन पूछा था, और उसने डलहौजी का क्वेश्चन पूछा कि भाई चेरी के समान उसने उसको हड़प लिया, इस टाइप से स्टेटमेंट बनाया था। तो देखो डलहौजी अगर किसी ने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया, तो डलहौजी में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अवध, अवध को हड़पने वाला डलहौजी, और दोषपूर्ण आरोप उसने लगाया और अवध को ले लिया, ठीक है। यही है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
डॉक्टर राज्य हड़प की नीति जो है उसके तहत डलहौजी ने मतलब उसके तहत डलहौजी ने निकाली थी राज्य हड़प कि भाई आपका अगर पुत्र नहीं है, ओरिजिनल पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र अगर आप रखते हो तो हम आपके राज्य को हड़प देंगे, ये उसने निकाली थी। और कई सारी जगहों को उसने, झांसी को या कई सारी जगह इसमें इसके अंदर चपेट में आई। पर एकमात्र अवध है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एकमात्र कौन सा वो जगह थी जो डॉक्टरिनल लैब्स की तरह नहीं ली गई। यहाँ पर ना तो दत्तक पुत्र की प्रॉब्लम थी, ना ओरिजिनल पुत्र की प्रॉब्लम थी, तब भी ले गया। तो दोषपूर्ण आरोप लगा के उसने ले लिया अवध को। तो भाई अवध ही है, डलहौजी का करियर है, तो उसमें अवध का नाम अपने आप ही जुड़ गया। तो लॉजिकली अवध को कोई मान सकता था, तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया सेंसस से। भाई दो सेंसस हुए हैं, 1872 में पहला हुआ था नेहरू के काल में, 1882 में रिपन के काल में होता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। मैंने कहा ना दोनों स्टेटमेंट वाले सही वाले काफी क्वेश्चन बनते। तो लॉजिकली अगर इस पैटर्न से भी आप चलते तो उसमें काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन काफी हार्ड है जो कहीं ना कहीं उपेंद्र सिंह या पप्पू सिंह प्रजापत का पैटर्न उसने फॉलो करा है इस बार। फिर एक क्वेश्चन पूछा था सेकंड राउंड टेबल से बना था क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली क्या पूछा था, क्वेश्चन था कि सेकंड राउंड टेबल से, सेकंड राउंड टेबल में हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई थी। गांधी जी वापस लौट के आ गए थे भैया राजपुताना जहाज में, और यहाँ आ गए थे। बोला भाई मेरे हाथ खाली है, मैं खाली हाथ लेके आया हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, गांधी जी कह गए। सिविल डिफेंस से, हाँ इसमें 4 स्टेटमेंट थे, मैंने 2 ही थे। इसमें क्या था कि चौथा तो भी बिल्कुल सही था। पहला स्टेटमेंट ये था सेकंड राउंड टेबल वाला जो बिल्कुल गलत हो रहा था। और ऐसे इसमें 4 स्टेटमेंट कुछ बना के थे। तो सिविल डिसिप्लिन वाला जो क्वेश्चन था कि सॉल्ट, देखो भैया सिविल डिसिप्लिन सॉल्ट से जुड़ा था। गांधी जी 12 मार्च को निकल गए थे और साबरमती आश्रम से वो चले गए अपने नमक बनाने के लिए, तो ये डायरेक्टली सही हो जाता। अब डॉक्टर डोमिनेंट स्टेट, हाँ डोमिनेंट स्टेट के बारे में पूछा था। डोमिनेंट स्टेट में देखिए 1932 डोमिनेंट स्टेट की बात कैबिनेट मिशन वगैरह इनमें आ रही है, तब जाके डोमिनेंट स्टेट में मिला था। ठीक है ना, तो ये 1932 में कहाँ से मिल जाएगा, ये तो पहले गलत हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो लिलित को शायद लिलित गो से बना था या किसी एक वायसराय से बना हुआ था, विलिंगटन से शायद बना हुआ था 1931 शायद। हाँ उसमें बना था कि भाई उसने बड़ी सख्त नीति है, ऐसी नीति है, तो वो ऑप्शन पहले निकल जा रहा था। ऑप्शन जब आपका यही गलत हो जाएगा, डोमिनेंट स्टेट वाला, ये सेकंड पॉइंट दे रखा था डोमिनेंट स्टेट वाला 1932, ये मिल ही नहीं सकता। कैबिनेट मिशन वाले में बात हो रही है भाई डोमिनेंट स्टेट देंगे ये देंगे, तो 1932 में तो आ ही नहीं सकता। तो बस सेकंड ही ऑप्शन यहाँ से गलत हो रहा, तो इसका आंसर एक ही बचा था 1 और 4, ये इसका सही हो जाता, ये भी बन जाएगा। एक कैबिनेट मिशन पे बनाया था उसने क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के 4-5 पॉइंट दिए थे, जिसमें उसने 2 टायर्ड वगैरह की बात की थी। भाई 2 जगह था, पर यहाँ पर 3 था। 3 एक तो ये था कि भाई हिंदू वाले, और एक जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले थे, मतलब जो पंजाब वाले थे, और एक बंगाल वाले थे। पंजाब, बंगाल और हिंदू वाले 3 उसमें टायर में इसमें तोड़ा था। ये कैबिनेट मिशन पे भी क्वेश्चन बनाया था। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था। गजपति, अशोकपति या नरपति। देखो गजपति जो है वो आपका जो है ये उड़ीसा वाले बेल्ट में जो गजपति रहते हैं। अशोकपति जो है ये सुल्तान है, मतलब आप डेक्कन सुल्तान इन्हें कह सकते हो। और नरपति विजयनगर वाले अपने आप को कहते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन उसने सही दिए हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको 1, 2, 1, 2, 3 वाले बिल्कुल सही होते हुए दिखाई देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी उसने बड़ा इजी बनाया था। फिर एक अम्बेडकर का स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था कि अम्बेडकर ने, वो तो बिल्कुल लग ही रहा था कि भाई अम्बेडकर ही बोल सकते हैं वो चीज़, अगर किसी को नहीं पता तो लॉजिकली वो बिल्कुल बन जाता। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड था ग्रीक फिलोसफर के ऊपर, ये मुझे हार्ड लगा। ग्रीक फिलोसफर वाले का पूछा था, पर्टिकुलरली उसने बताया कि कौन सी जगह को उसने कुछ कहा है। ऐसे ग्रीक फिलोसफर एक क्वेश्चन था जो बड़ा हार्ड था। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था 22 क्वेश्चन तक, इसमें क्या है आपके पास 22 क्वेश्चन तक आपको जो दे रखे हैं वो हिस्ट्री के दे रखे थे, जो काफ़ी बेहतर होते हैं, और जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिकली थे। लॉजिकली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए अगले सीरीज के लिए कि क्वेश्चन जो एंशिएंट के आने वाले हैं उपेंद्र सिंह और पप्पू सिंह प्रजापत से आने वाले, जिनको पढ़ आप नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। यही आप कितना ही ढूंढोगे फिर आपको क्वेश्चन लास्ट में यहीं से आएगा, आप बोलोगे भाई कहाँ से है। तो इसके लिए मैं ये सीरीज पूरी कंटिन्यू करने वाला हूँ। उपेंद्र सिंह और पप्पू सिंह प्रजापत का जो निचोड़ है उसमें मैं लाने वाला हूँ, और बहुत बढ़िया ढंग से मैं आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ। और क्वेश्चंस का लेवल आप देख ही चुके होंगे किस तरह से लॉजिकली आपको समझना होगा। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको लॉजिकली पढ़ो। लॉजिकली पढ़ने का मतलब है कि आपको फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, फैक्ट पढ़ने से पर्टिकुलर फैक्ट नहीं आएगा, पर लॉजिकली आप पढ़ रहे हो कि भाई देखो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, तो भाई उसके अंदर स्वदेशी की बात करी गई थी, स्वदेशी की बात करी होगी, तो भाई चरखा भी तो हमारा स्वदेशी है, तो स्वदेशी हम अपनाने की बात करेंगे। तो इस तरह से जो लॉजिकली चीज़ें हैं वो आपको समझनी चाहिए। और ये रिव्यू था सीरियस हिस्ट्री क्वेश्चंस का, जो आप इसमें बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो के साथ। धन्यवाद।